आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया। अब ये जो दो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि ये होता क्या। बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि ये होता क्या और इस दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट पूरा 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या अंतर होता है और दोनों का अलग अलग क्या डेफिनेशन होगा। तो चलिए समझते हैं इसको। पहला चीज तो हम लोग ये देखेंगे कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जो दो कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी चर्चा कहीं भी हमारे संविधान में की गई है? तो आप पढ़िएगा आर्टिकल नंबर 21, और आर्टिकल नंबर 21 में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की चर्चा की गई है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, विधि की उचित प्रक्रिया जो है, इसकी चर्चा कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। मतलब भारत के संविधान में आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ मिलता है। तो अब एक सवाल ये बनता है, और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भले ही प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी लागू होता है। अब सवाल यही बनता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से आ गया? जब हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है तो ये कहां से आ गया? तो सबसे पहले आप इसको समझिए अच्छे से, फिर इसका अंतर समझिए, फिर आपको मैं एक यात्रा बताता हूं कैसे हम लोग प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में शिफ्ट हो गए, है ना। देखिए पहले आर्टिकल 21 जो है, इसका भाषा क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर उसके जीवन से एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 21 का भाषा। तो 21 में मैंने आपको बता दिया, यहां पे क्या आपको मिल रहा है लाइन, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, या हिंदी में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्लियर है? अब ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए प्रोसीजर है ना, इसका मतलब आप समझिए, ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर का मतलब होता है कंप्लीट प्रोसेस, है ना, मतलब प्रक्रिया, है ना। क्या होता है? प्रक्रिया, कंप्लीट प्रोसेस। तो क्या चीज का प्रोसेस का बात कर रहा है यहां पे? तो बात कर रहा है लॉ का। मतलब लॉ बनाने का जो प्रोसेस है, लॉ बनाने का जो प्रोसेस है, उसको स्टैब्लिश्ड किया गया है या नहीं। तो यहां पे आप समझना, जो हमारा न्यायालय है, हमारा जो कोर्ट है, वो यही चेक करेगा। कोई भी लॉ बनता है, अगर मान लीजिए उस लॉ पे केस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या चेक करेगा? वो ये चेक करेगा पहला चीज कि लॉ बनने का जो प्रोसीजर है ना, मतलब विधि बनने का जो प्रक्रिया है, उसका पालन सही से हुआ है या नहीं। अब आपको पता है कि लॉ बनने का क्या प्रक्रिया, आपको पता है कि लॉ बनाने का काम कौन करता है? विधायिका करता है ना। मतलब जो लेजिस्लेचर होता है वो काम करता है। तो हमारे यहाँ जैसे केंद्र में पार्लियामेंट है, संसद है ना, पार्लियामेंट है। स्टेट में क्या है? विधानमंडल है। स्टेट में क्या है? विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है। आप समझना, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी है कि आप लॉ बनाइएगा, और विधानमंडल को भी अथॉरिटी है कि आप राज्य में क्या कीजिएगा? लॉ बनाइएगा। दोनों को अथॉरिटी दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि पार्लियामेंट में जब लॉ बनता है, तो आपको पता है कि कोई भी लॉ जब बनेगा, मान लीजिए कोई सामान्य कानून बन रहा है, तो उसमें क्या होता है? दो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। अब दोनों हाउस में किसी भी हाउस में, दोनों हाउस में से किसी में भी एक हाउस में क्या आएगा? बिल आएगा। अब बिल को मेजॉरिटी के आधार पर दोनों हाउस से क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। पास होकर ये कहा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट इसमें साइन कर देगा, तो वो बिल से क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा। तो आप समझना, ये क्या है? इसका प्रक्रिया है, मतलब कानून बनने का क्या है? प्रक्रिया है। तो ये है प्रोसीजर, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा क्या कि जो भी लॉ बना है, जो भी कानून बना है, वो प्रोसीजर उसका सही है या नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ है कि लोकसभा मान लीजिए बिल लाया और राज्यसभा के पास भेजा ही नहीं, डायरेक्ट लोकसभा पास करके भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। सरकार था लोकसभा में, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने उसी का बोले कि चलिए काम किए, साइन कर दिए, राज्यसभा को छोड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? नहीं, ये लॉ क्या है? सही नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। तो आप समझना, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है उसमें चेक किया जाता है, कोर्ट के द्वारा ये चेक किया जाएगा कि जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है लॉ बनाने का, उसका पालन हुआ है या नहीं, और साथ ही साथ
एक चीज और चेक किया जाता है कि जिसको अथॉरिटी मिला है लॉ बनाने का वही संस्था लॉ बनाया है या नहीं। अब पता चला कि कोई प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी जो है, एक कोई कंपनी है, ये एक नया लॉ बना दिया। अब बोला कि पूरा भारत में ये लॉ क्या होगा, लागू हो जाएगा, और उसको क्या, वो एक्ट बन गया, सरकार राष्ट्रपति उसके बाद साइन कर दिया। अब समझना, जब कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट पहला चीज चेक करेगा कि क्या ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको अथॉरिटी है संविधान में कि लॉ बनेगा। तो पता चला नहीं, संविधान में तो अथॉरिटी नहीं है, वो तो पार्लियामेंट को है। तो पार्लियामेंट ना बना के कोई कंपनी अगर बना रहा है, कोई उद्योगपति अगर लॉ बना रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो पहला प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अथॉरिटी ही नहीं है इसको लॉ बनाने का। और दूसरा चीज मैंने आपको क्या पता, अगर जिसको अथॉरिटी मिला है पार्लियामेंट को, ये अगर लॉ बनाता है तो उसका प्रोसीजर चेक किया जाएगा कि आपका प्रोसीजर सही है या नहीं। तो आप समझ, एक संकीर्ण अवधारणा है, बहुत छोटा अवधारणा है ना। मतलब क्या है, कोर्ट के पास कोई भी मैटर आए तो वो बस यही चेक करेगा। अब सवाल ये बनता है, अब वो लॉ सही है या गलत है उसका जांच कोर्ट नहीं करेगा। सरकार का इंटेंशन क्या था उस लॉ बनाने के पीछे, क्या वो भेदभाव कर रहा है कुछ, उसको चेक नहीं करेगा सरकार सिर्फ उसको चेक नहीं करेगा कोर्ट सिर्फ ये चेक करेगा कि वो जो लॉ बनने का प्रक्रिया है वो सही है या नहीं। वो अगर सही प्रक्रिया से, मतलब जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया उस प्रक्रिया से अगर बना है तो वो लॉ क्या है, सही है। अब देखिए यही मामला आया, मैं आपको यहाँ पे आता हूँ मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। अच्छा चलिए मैं आपको पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझा देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ। देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। ऐसे ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, क्लियर, यूएस का कॉन्सेप्ट है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, विधि की उचित प्रक्रिया। मतलब क्या है, जब भी कोई कानून बनाया जाएगा, जब भी कोई विधि बनाया जाएगा, अब उसमें यह देखा जाएगा, वो तो चेक होगा ही कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया है कि नहीं। प्रोसीजर तो चलो ठीक है देखा, लेकिन इसके साथ साथ ये चेक किया जाएगा कि ये उचित है या अनुचित है, क्या ये लॉ जो ये निष्पक्ष है। अब मान लीजिए कोई ऐसा लॉ बना दिया कोई सरकार, क्या बना दिया, बोला कि गाड़ी है, मान लीजिए बाइक है आपका, बोला कि जो बाइक वाला के पास पॉल्यूशन का कागज नहीं होगा उसको फांसी का सजा। अब मानिए, तो जब वही प्रोसीजर सही है, मान लीजिए पार्लियामेंट में बिल आया, दोनों हाउस से पास हुआ, राष्ट्रपति साइन किया, डिबेट डिस्कशन सब चीज हुआ, प्रोसीजर को पूरा फॉलो किया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा वो देखेगा ना ये उचित नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है आप दंड दे दीजिए, फाइन लेते ठीक है, लेकिन उसको फांसी का सजा ये उचित नहीं है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये देखा जाएगा कि कानून निष्पक्ष है कि नहीं, कानून कहीं भेदभाव तो नहीं कर रहा, या किसी का पर्सनल लिबर्टी को तो नहीं छीन रहा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तो नहीं छीन रहा, किसी का जीवन के अधिकार से तो वंचित नहीं कर रहा। तो यहां पे ये चेक किया जाएगा कि वो नेचुरल जस्टिस है या नहीं। एक तरह से वहां पे उस कानून कितना वो निष्पक्ष है, कानून की निष्पक्षता को क्या किया जाता है इसमें चेक किया जाता है। क्लियर है? तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या हो गया, इसमें बस चेक किया जाता है कि कानून बनाने का प्रक्रिया सही है या नहीं, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में चेक किया जाता है कि वो कानून उचित है या नहीं, उसके पीछे मंशा क्या है सरकार का, क्या किसी के साथ है ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पक्ष के साथ कोई भेदभाव करना है ना। जैसे मान लीजिए ऐसा कानून बना दे सरकार ऐसा कानून बना दे कि जो व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ा है वो यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकता, जो व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है वो यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है। और मान लीजिए कि पार्लियामेंट में ये बिल लाया और एकदम प्रोसीजर से सही प्रक्रिया से वो क्या हुआ, पास हो गया, तो कोर्ट क्या बोलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये भेदभाव है, ये सही नहीं है। अब जिसके पास है ना, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा वो फॉर्म नहीं भरेगा, ये कैसा कानून है, तो ये कानून उचित नहीं है ना, ये न्याय संगत कानून नहीं है, ये जस्टिस को स्थापित नहीं करता। तो ऐसा कानून को हम लोग क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। अब समझना, भारत में मैंने आपको बताया कि इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यहां पे चलता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आ गए। वर्तमान में कुछ जगह ऐसा है जहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है। कहां पे, मैं आपको बताता हूं, ये है आर्टिकल नंबर 21। अब आप बोलिए सर आर्टिकल 21 में तो लिखा हुआ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैसे लागू हो गया।
तो ये लागू कैसे हुआ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अंबेडकर साहब भी चाहते थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट चल रहा था संविधान सभा का, वो भी चाहते थे कि हमारे यहाँ क्या लागू हो जाए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू हो, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत सारा कारण था कि उस समय जब सलाहकारी बोर्ड के पास भेजा गया तो उन लोग का कहना यही था कि अभी भारत नया नया क्या हुआ, आज़ाद हुआ, नया नया संविधान बनाएगा, इसका जो जुडिशरी सिस्टम है एकदम नया है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर हम लोग संविधान में लिख देते तो कोर्ट के पास बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा कि हर लॉ को उसको एक तरह से इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, हर लॉ की व्याख्या करना पड़ेगा, हर लॉ को व्याख्या करना पड़ेगा कि उचित है या नहीं है, तो वो चेक करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा दबाव आ सकता है। तो उस समय तो चलिए उस समय के हिसाब से ठीक है, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे जरूरत पड़ा। जैसे एक केस हुआ था आर्टिकल 21 से रिलेटेड, AK गोपालन केस, उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद भी बहुत सारा केस हुआ, लेकिन फाइनली एक जो बड़ा केस होता है जिसमें ये मुद्दा आया था पहली बार, वो था मेनका गांधी केस। अगर आप आर्टिकल 21 पढ़िएगा तो मेनका गांधी केस जो है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये केस आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको आर्टिकल 21 और अच्छे से स्पष्ट होगा। इसमें आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट ने बहुत व्यापक व्याख्या किया था और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, मतलब जो जीवन का अधिकार है और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू होगा, ना कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो आ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ही प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ निहित है, मतलब उसी में समाहित है कि जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखेंगे तो प्रोसीजर भी देख लेंगे कि प्रोसीजर से वो बना है या नहीं बना है। लेकिन अगर मान लीजिए, अब देखिए क्या है, मेनका गांधी केस जो हुआ था 1978 में, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को चेक किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अब कोई अगर कानून, मान लीजिए अब कोई कानून बनाता है सरकार और वो किसी व्यक्ति का जीवन का अधिकार का उल्लंघन करता है या किसी का पर्सनल लिबर्टी है ना, जो उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसका अगर ये कोई कानून उल्लंघन करता है, चाहे वो कितना भी प्रोसीजर से, मतलब वो पूरा प्रोसीजर से क्यों ना बना हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, अवैध घोषित कर देगा। उसको सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर देगा। क्लियर है? मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ बन गया कि अगर कोई महिला के लिए मान लीजिए कोई पंचायत में सीट रिजर्व है और वो महिला जो है वो अगर जीन्स पहनती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकती, वो साड़ी पहनती है तो चुनाव लड़ सकती है। तब अब देखिए, मान लीजिए प्रोसीजर है, एकदम प्रोसीजर से बना लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, नहीं ये तो पर्सनल चॉइस है, उसका राइट टू चॉइस, ये पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि तुम क्या पहनो क्या नहीं पहनो। तो आप जींस पहनने से है ना, फिर ये तो क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। समझ पा रहे बात? तो समझना, आर्टिकल 21 को मद्देनजर रखते हुए अब ये चीज देखा जाएगा, आर्टिकल 21 को मद्देनजर रखते हुए ये चीज देखा जाएगा कि अगर 21 का उल्लंघन कर रहा है कोई कानून, अगर किसी व्यक्ति का जीवन का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन कर रहा है, तो वहां पे उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा, चाहे वो कानून कितना भी उचित प्रक्रिया, मतलब एकदम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्यों ना बना हो, क्योंकि उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि वो लॉ बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या था, उस लॉ बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो अब यहां पे ऑब्जेक्टिव को चेक किया जाएगा कि सरकार का उद्देश्य क्या है। मान लीजिए सरकार किसी विशेष धर्म के लिए कानून बना दे, मान लीजिए, है ना, और वो कोई सामने वाला धर्म का कुछ पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन करता हो, तो यहां पे भी सरकार क्या बोलेगा, नहीं यहां पे पर्सनल लिबर्टी, आप धर्म के आधार पर क्या करें, भेदभाव करें, इस तरह का कुछ कानून अगर बनता है तो यहां पे अब ड्यू प्रोसेस, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, भारत में आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अब लागू होता है। क्या हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अब लागू होता है। पहले क्या होता था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही लागू होता था। मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।